नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप एटीवी न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। एटीवी न्यूज़ इंडिया पर आज एक खास शख्सियत हमारे साथ जुड़ी है जिनका नाम मुनीता नेजादी है। इन शख्सियत ये खास मैं क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो सभी खास होते हैं पर ये खास इसलिए है क्योंकि हमारी 2 सीरीज़ हैं, फ्रॉम द इंडस्ट्री और रिपोर्टिंग विद रिपोर्टर्स। ये उन दोनों में ही फिट बैठती हैं क्योंकि ये जर्नलिस्ट भी हैं, क्योंकि ये एडिटोरियल के लिए लिखती रहती हैं न्यूज़पेपर्स के लिए, और ये फुल टाइम कंटेंट राइटर काम कर रही हैं जनसंपर्क विभाग में छत्तीसगढ़ में। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुनीता जी, आपको फाइनली आपने हमें समय दिया आज। थैंक यू सो मच। तो मुनीता जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप एक तो पीआर में हैं और दूसरा आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो दोनों ही टेबल के अपोजिट साइड बैठते हैं, तो आप इनको एक मेन ग्राउंड पर कैसे लेकर आ रही हैं? देखिए, जर्नलिज्म और पब्लिक रिलेशंस दोनों हैं तो मास कम्युनिकेशन की ही फील्ड, बट दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। जर्नलिज्म में जहां मैं बोलती हूँ कि आई स्टैंड फॉर द ट्रूथ, या मेरा पब्लिसिटी से कोई लेना देना नहीं है। जर्नलिज्म में मुझे एक अनबायस, एक ऑब्जेक्टिव चीज सामने रखनी है लोगों के। वहीं पब्लिक रिलेशंस में मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ या जिस इंसान के लिए काम कर रही हूँ, मैं उनकी इमेज अच्छी रखूं, उनकी रेपुटेशन मैनेज करूं, उनकी क्राइसिस मैनेज करूं। सो ये तो एकदम डिफरेंट सिचुएशंस हैं। बट जब मैं इस सिचुएशन में हूँ, तो मैं ये हमेशा इंश्योर करती हूँ कि बैलेंस इन दोनों के बीच में रहे। मैं एक फुल टाइम कंटेंट राइटर हूँ। आई एम अ पीआर एग्जीक्यूटिव फॉर द जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ के, और पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है। कोविड-19 के समय रात के 3-3, 4-4 बजे तक हम ट्वीट्स लिखते थे, न्यूज़ लिखते थे। कभी-कभी इमरजेंसी होती है रात को। पीआर का काम ही ऐसा है कि इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑन योर टोज़, चाहे वो जर्नलिज्म का हो या चाहे वो पीआर का हो। तो इट्स ऑल अबाउट आप यहाँ पे आपको ट्वीट देना है, आपको अपडेट देना है, आपको न्यूज़ लिखनी है। बट पीआर में हम भी जब न्यूज़ लिखते हैं तो बहुत ही प्रेसाइज वे में, बहुत ही क्लियर वे में और बहुत ही ऑब्जेक्टिव तरीके से लिखते हैं। हमारे जो स्पेशल एडिटोरियल्स जो छपते हैं डीपीआर कमिश्नर्स के लिए, या जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, या सीएमओ के लिए इंग्लिश डेलीज में जाते हैं, या हफिंगटन पोस्ट, एशियंस में जाते हैं, वो अलग तरीके से मैं लिखती हूँ। तो वो एक डिफरेंट साइड है। क्राइसिस मैनेज करना वो एक डिफरेंट साइड है। और जर्नलिज्म जो मेरा अभी चल रहा है वो बेसिकली हार्डकोर जर्नलिज्म नहीं चल रहा है। हार्डकोर जर्नलिज्म मेरा था जब मैं इससे पहले टीओआई में थी। मैं पब्लिक रिलेशंस के काम से पहले टीओआई में स्पेशल करस्पॉन्डेंट थी, और उससे पहले मैं दैनिक भास्कर, लोकस, ऐसे डिफरेंट वेब पोर्टल से न्यूज चैनल्स में स्विच इन कर चुकी हूँ। आईबीसी 24 में मैं एज ए ट्रेनी थी, वहां पे भी मेरा काम काफी अच्छा रहा। तो उस समय मैं हार्डकोर जर्नलिज्म कर रही थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट न्यूज मुझे बिल्कुल अनबायस तरीके से, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से पेश करनी है। मुझे इनको भी कॉल करके पूछना है कि सर, यहाँ रेलवे फाटक के पास में ये गड्ढा है जहाँ पे एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप क्यों नहीं भर रहे हैं, और ये लोगों की दिक्कत है। मुझे उनका साइड भी लिखना है। मुझे ये भी लिखना है कि वो 3 लोग हैं जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है, और कौन से पेडेस्ट्रियंस हैं जो वहां से चलते हैं जिनको उस चीज से दिक्कत हो रही है। तो ये तो एक हो गई लोकल रिपोर्टिंग की बात, एक हो गई नेशनल रिपोर्टिंग की बात। अब जो मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ वो आर्टिकल्स मैं बेसिकली लिखती हूँ रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी एज अ होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट का क्या सीन है, क्या सिनेरियो है आज इंडिया में। या फिर मोस्टली फैशन एडिटोरियल्स हो गए, एक्स्ट्रा फैशन एडिटोरियल्स हो गए। मुझे फेस्टिव सीजन के टाइम काफी ज्यादा कांटेक्ट किया जाता है फ्रीलांसिंग करने के लिए कि आई कुड राइट फैशन आर्टिकल्स फॉर देम, पूरा फुल पेज कवर करने वाले, या आधे आधे डिवाइडेड इनटू ज्वेलरी एंड फैशन एज अ फैशन डिक्टेटर। सो ऐसे आर्टिकल्स कवर होते हैं उसमें, जो साइड बाय वाले कॉलम्स हैं। अभी मैंने जो सबसे रीसेंट लिखा था, आई रोट इट फॉर द socialtrunk.com एंड द indiabiz.com। ये 2 वेबसाइट्स पे मैंने रिसेंटली अपना एक आर्टिकल पब्लिश किया था, एंड दैट वाज ऑन द हथरस केस। तो मैंने उस पे बेसिकली हथरस केस पे एक 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 अप्रोच डाला विच वाज नॉट क्योंकि उसमें ज्यादा आपके पास हाथ में फैक्ट्स नहीं है। तो what it is what is the mentality and
what are the mistakes which the society is committing which leads to such scenarios. तो उसको एक अलग एंगल से प्रेजेंट करके मैंने एज अ जर्नलिस्ट वो आर्टिकल्स पब्लिश किए. तो मेरा जर्नलिज्म एक अलग ट्रैक पे चल रहा है और पीआर एक अलग ट्रैक पे चल रहा है. एंड आई मेक श्योर कि वो दोनों चीजें कभी भी साथ में मिक्स ना हो या कोलैप्स ना हो. मैम आपने बता दिया मेरा जो दूसरा सवाल था कि आप किस तरीके की स्टोरीज एज ए जर्नलिस्ट कवर कर रही है बीइंग ए पीआर पर्सन, पर आप फ्रीलांस भी लिखते हैं तो इसीलिए. तो दूसरा सवाल आपने मेरा समेट दिया है, तो मैं तीसरे सवाल पर आता हूँ. मेरा तीसरा सवाल ये है आपसे कि आप पीआर में हैं तो आपको गवर्नमेंट को डिफेंड करना पड़ता है, पर आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको सरकार से सवाल भी करने पड़ते हैं. तो पहले हम पीआर की बात करते हैं. आप एज ए पीआर पर्सन आप गवर्नमेंट को किस तरीके से डिफेंड करने में अभी तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी रूरल एरिया ज्यादातर न्यूज में रहता है. पहली बात तो मैं अब जिस गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हूँ, भूपेश बघेल लेड गवर्नमेंट, फॉर्चुनेटली इस पीरियड में मेओइस्ट अटैक काफी कम हुए हैं. लाइक इवन इफ यू गो थ्रू द स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, काफी ज्यादा मेओइस्ट अटैक कम हुए हैं, रूरल डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है. प्लस वी आर कमिंग फर्स्ट इन एवरीथिंग, फर्स्ट इन द क्लीनेस्ट स्टेट, फर्स्ट इन प्योर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, first in forest produce collection, first in providing employment under मनरेगा. Like directly achievements ही रही हैं, इतनी ज्यादा achievements रही हैं that we have been featured in the like worldwide news और even World Bank से appreciation मिला है हम लोगों को हमारे efforts के लिए, WHO से appreciation मिला है. और जब COVID-19 का एकदम वो crucial time था दोनों लॉकडाउन पीरियड का, तो पूरी टीम मिल गई थी. देयर वाज नथिंग लाइक कि लेबर डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट से अलग है, हेल्थ डिपार्टमेंट पीआर डीपीआर से अलग है. सब एक साथ मिलके एकजुट होके काम कर रहे थे. एंड एवरीवन वाज इंश्योरिंग कि केसेस जल्दी से जल्दी ठीक हो, पूरा एंटायर लॉकडाउन क्लैम्प हो. पुलिस अपनी जगह बहुत रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन कर रही थी. तो ये जो चीज है मेरी कि पीआर जो है वो मैंने यानी वो इस तरीके से देखा. और डिफेंड करने की जहां तक बात आई, छत्तीसगढ़ जैसे होता है कभी कभी कि न्यूज वाले जो हैं वो कभी कभी तो शायद सही में ही नेगेटिव निकलता है. ऐसा तो नहीं है कि हम हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं. कुछ गलतियां, कुछ भूल चूक होती हैं, या फिर कभी कभी कुछ चीजें सडनली हो जाती हैं, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहती. बट फिर भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उस पर ब्लेम होता है. और ऐसा नहीं है कि हम उससे बचते हैं या हम उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारा डीपीआर डिपार्टमेंट बहुत क्लीन है. वी आर लाइक ठीक है, अगर ये न्यूज निकल रही है और यहाँ पे हमारी गलती है तो नहीं. बट जहाँ पे हमारी गलती नहीं रहती है वहां पे भी राइट है लेटर टू द एडिटर, और राइट और सिंपली वी राइट टू दैट कंसर्न रिपोर्टर एंड वी टेल देम दैट ये आपने ऐसा कैसे लिखा विदाउट फैक्ट चेकिंग. और फिर हम उनको रियल डाटा बताते हैं कि ये सिचुएशन हुई थी और आपने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया है. सो वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू. के टाइम पे कितना मुश्किल था पीआर का काम करना, क्योंकि आपको यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम. आप जैसे जब हम बात कर रहे थे पहले, आपने बताया कि आप रात को भी ट्वीट्स कर रहे हैं, आप लोगों को जानकारी दे रहे थे, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए थे. तो किस तरीके का कोरोना के टाइम पे काम रहा आपका? कोरोना के टाइम पे ऐसा था कि हमारा स्टेट सबसे अच्छा चल रहा था जब तक कि अनलॉकिंग शुरू नहीं हुई. अनलॉकिंग शुरू होने से पहले हमारे यहाँ टोटल 59 पेशेंट्स थे सिर्फ जुलाई तक, और 59 में से 56 ठीक होके डिस्चार्ज हो गए थे. जस्ट 4 पेशेंट्स बचे थे. एंड वी वर वेरी हैप्पी कि हमारा स्टेट इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. हिंदुस्तान टाइम्स में एक मेरा खुद का लिखा हुआ आर्टिकल था that Chhattisgarh presenting one of the best models for COVID-19, और उसमें like it was a very informative article कि कोई भी स्टेट उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता है और हमने कैसे काम किया इसकी तरफ, क्योंकि हमने शुरू से रिस्ट्रिक्शंस डाले और ये सारी चीजें. तो कोरोना के समय वर्क फ्रॉम होम हो गया था. मेरा ऑफिस बेसिकली रायपुर में पड़ता है, बट मेरा रायपुर फिर जाना नहीं हुआ. टोटली लैपटॉप एक जगह रखा रहता था और 2 मोबाइल एक जगह रहते थे.
कॉल्स आते रहते थे एकदम से, ऊपर से कुछ ऐसे लोग थे जिनको की पर्सनल हेल्प की भी जरूरत रहती थी, जिनको पता था कि मैं जनसंपर्क विभाग में हूँ, वो मुझे बताते थे कि हम बंगाल में फंसे हुए हैं, कोई मुझे बताता था हम मद्रास में फंसे हुए हैं, क्या करना है. सो देन इट वाज माय आइडिया. आई एम टेलिंग यू दैट I am from the DPR department and it's not my job to come up with this thing, but I just came up with an idea कि आज के टाइम पे हर लोगों के पास मोबाइल फोन होता है, स्मार्टफोन होता है, तो क्यों नहीं एक एप्लीकेशन बनाई जाए जिससे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो एग्जैक्टली अपना जीपीएस ट्रैकर ऑन करके बता सकें कि वो कहाँ पे हैं और कितने कितने लोग हमारे कहाँ कहाँ डिवाइडेड हैं, बिकॉज हेल्पलाइन नंबर्स जो थे वो ब्लॉक हो जा रहे थे, इतने ज्यादा कॉल्स थे और हमारे लेबर्स काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड थे हर जगह में, हर सेक्शन में. तो काम उस समय बहुत हेक्टिक हो गया था क्योंकि हर थोड़ी देर में जानकारी देना था कि कहाँ पे क्या चीज हो रही है, हर थोड़ी देर में ये बताना था कि लोग जो हैं वो अपने घर में बाड़ी उगा के लोग अपने घर में वेजिटेबल प्लांटेशन करके खुद ही घर का खाना खा रहे हैं. सो दिस इज द वे यू कैन डू इट. हम लोगों को प्रमोट करना था कि आज के टाइम पे आप सेल्फ रिलायंट भी हो सकते हो, है ना. फिर जो लोग वापस आ रहे थे किसी तरीके से, तो एक कोई इंजीनियर था जो कि आई थिंक सो इंजीनियर हुआ करता था, वो सूरजपुर वापस आया और उसने खेती शुरू करी एंड ही वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन दैट. एंड उसने आई थिंक सो 3,60,000 कुछ कमाया 4 महीने में, विच वाज मोर देन हाउ मच ही यूज्ड टू अर्न एज एन इंजीनियर. तो उनके ऊपर हमने इंस्पिरेशनल स्टोरी लिखी. हमारा एजेंडा था कि मिड डे मील्स डिस्ट्रीब्यूट हो, राशन डिस्ट्रीब्यूट हो, हर घर में 59 लाख लोगों को फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया. मिड डे मील हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे तो आंगनवाड़ी सेंटर्स वाली जो दीदी होती हैं उनको हम लोगों ने पैकेट्स बना बना के दे दिए थे ड्राई राशन के, कि ये चावल है, ये दाल है, ये चना है, आप ये ड्राई राशन जाके वैसे के वैसे ही दे दो, या रेडी टू ईट मील है, या वैसे के वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बट बच्चों के न्यूट्रिशन में कमी नहीं आनी चाहिए. बिकॉज हमारा एजेंडा था कि हमको फिर से छत्तीसगढ़ को वो मैल न्यूट्रिशन वाले एकदम वैसे स्टेज पे नहीं लाना है, और इम्यूनिटी रखना इस स्टेज पे तो क्विंट एसेंशियल है. तो ये सारी स्टोरीज हम कवर कर रहे थे कि कितना राशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितने मिड डे मील्स हो गए, कितने इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, कितनी आरटीपीसीआर किट्स हमारे पास है, हम कैसे काम कौन इफेक्ट हो रहा है. मेरे खुद के जो सीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, वो खुद इफेक्ट हो गए कोविड-19 से, फिर वो ठीक भी हो गए. तो इतना ज्यादा उनको तो एग्जैक्टली मेन स्ट्रीम पे ही रहना पड़ता था, बकायदा जाके मीटिंग्स में एंड ऑल. तो इतना ज्यादा क्रूशियल वो काम रहा. टेम्पलेट्स बनाना, हर थोड़ी देर में सोशल मीडिया के लिए टेम्पलेट्स बनाना. एक सीएमओ छत्तीसगढ़ का अकाउंट है, भूपेश बघेल का अकाउंट है, और आपके क्या कहते हैं डीपीआर का अकाउंट है, डीपीआर छत्तीसगढ़ जिसको जनसंपर्क कहते हैं, उसका अकाउंट है. तो हमको हर थोड़ी देर में टेम्पलेट्स डालने पड़ते थे कि ये इतना स्टेटस है अभी, इतना स्टेटस है अभी, और हाथ धोइए. और फिर बेसिकली द चैलेंज विद छत्तीसगढ़ वाज कि हमारे यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है. 43% रीजन हमारा फॉरेस्ट कवर्ड है ना, और नक्सलाइट्स भी हैं और ये सब भी हैं. और इसके बीच में हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी थी, और अवेयरनेस क्रिएट करने का काम पूरा का पूरा डीपीआर के ऊपर है. तो वहां के जो लोकल लोग थे उनको हमने इन्फ्लुएंस किया कि वो लाउड स्पीकर पे बोलें. फिर छत्तीसगढ़ी भाषा, जो गोंड भाषा जो उनको समझ आती है, उस भाषा में उनको बोला गया कि साबुन से हाथ धोवे, फिर खाना खाना, यानी खाना खाने से पहले आपको साबुन से हाथ धोना है. सो कौन सी टारगेट ऑडियंस को किस तरीके से वो मैसेज पहुंचाना है ताकि उनको समझ आ जाए. एंड इनफैक्ट अबुझमाड़ यहाँ का एक रीजन है जो कि ऑलमोस्ट पूरा नक्सलाइट इफेक्टेड है और वहां पे कोई जाता नहीं है, बट वहां तक के लोगों ने कोऑपरेट किया इस पूरे कोविड-19 की चीज में. और सबसे पहले हम लोगों ने जो अल्कोहल बनाने वाली कंपनीज थी उनको बोला कि आप सैनिटाइजर्स प्रोड्यूस करने लगी है. 3 डिस्टिलरीज थी. ये सब फरवरी मार्च में ही होने लगा था हमारे स्टेट में.
और हमारे यहाँ कोई भी इंडस्ट्री जो है, वो कोर इंडस्ट्रीज जो है वो एक भी दिन बंद नहीं रही, और जो मीडियम इंडस्ट्रीज थी वो अप्रैल से शुरू हो गई थी। मनरेगा का काम हमारे यहाँ चलता रहा, तो हम बताते थे कंटिन्यूसली कि 25 लाख लोग मनरेगा के अंडर काम कर रहे हैं। उनकी फोटोज पब्लिश करना कि ये देखिए उनको साबुन से हाथ धुला रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं सेफ्टी से। क्वारंटाइन में बच्चा है, क्वारंटाइन में बाहर का, वो झारखंड का है, यहाँ रह गया अपने पिताजी के साथ, उसका बर्थडे है, तो जस्ट टू मेक हिम फील स्पेशल उसका बर्थडे बना रहे हैं। सो यू नो, अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज। हमने ये नहीं किया कि हम ना लोगों में एकदम ही ज्यादा नेगेटिविटी डाल दें, क्योंकि मुझे ध्यान है कोविड के जो 2-3 महीने का पीरियड था वो बहुत नेगेटिव था, और हमारे स्टेट में हमने ट्राई किया कि रिस्ट्रिक्शंस रहें, लोग नियमों का पालन करें, और लोगों ने नियमों का पालन किया, भरपूर किया। पर हमने नेगेटिव स्टोरीज का ज्यादा सहारा नहीं लिया। हम लोगों ने ज्यादा ये किया कि आप अपने घर में बाड़ी लगाइए, ये बाड़ी से ये फायदा हो रहा है। जो लोग लेडीज अपने घर में नरवा गरवा गुरवा बाड़ी से जिन्होंने प्लांटेशन किया था वो बेच पा रहे हैं, घर में मास्क बना रही हैं लेडीज। एक गूंगी बहरी लड़की थी जिसने कि मेरे ख्याल से 50,000 से 60,000 मास्क बनाए, और हम लोग, और ऐसा कोई काम करता था तो हम जनसंपर्क विभाग में, मैं खुद उनका ट्वीट जरूर डालती थी उनकी फोटो के साथ कि इन्होंने ये काम किया है, ताकि जितने लोग कनेक्टेड हैं उनको एक सोर्स ऑफ एंकरेजमेंट मिले, इंस्पिरेशन मिले। ये नहीं हो कि वो कोविड-19 में सोचे कि अरे ये क्या हो गया, मेरी तो दुनिया खत्म हो गई। नहीं, ये नहीं, उनको इंस्पिरेशन मिले कि देखो एक एक ऐसा इंसान भी अगर कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। वॉलंटियर्स की फोटो डाली, एक इंसान बिलासपुर में, उसने रिकॉर्ड ही क्रॉस कर दिया था 600 डॉग्स को वो करने का। सो वी वर कीपिंग अप विथ ऑल साइड्स, और हम चाह रहे थे कि ऐसे साइड्स को हम ज्यादा लोगों के सामने लाएं कि ह्यूमैनिटी शुड एग्जिस्ट, बिकॉज जो अर्ली स्टेज था इसका उस समय एकदम टैबू क्रिएट हो गया था, बहुत ज्यादा टैबू क्रिएट हो गया था बहुत ज्यादा लोगों में। सो ह्यूमैनिटी और काइंडनेस का वर्च्यू रहे लोगों में, नॉर्मल लोगों की स्टोरीज पब्लिश करी। सिर्फ ये नहीं कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, नहीं, नॉर्मल लोग भी अगर अच्छा काम कर रहे हैं, वॉलंटियरशिप कर रहे हैं, सो वी इंश्योर्ड कि उनका काम आगे आए। फिर हम पढ़ाई तू हर द्वार करके वेबसाइट बनी छत्तीसगढ़ की, उसके थ्रू आज 3,50,000 बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, कनेक्टेड हैं टीचर्स से, और अप्रैल से चल रही है उनकी पढ़ाई। और जो बहुत छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे हमने इंश्योर किया है कि मोटरसाइकिल पे लाउड स्पीकर लगा के वो बच्चों को बिठा के पढ़ाते हैं डिस्टेंस में। तो किसी भी तरीके से कंटिन्यूटी इंश्योर करी, यानी एक बहुत सब्टल काम कम्युनल किसी भी तरीके का रियॉर्ड फ्री एनवायरमेंट रखते हुए हमने ये चीजें मैनेज करी उस समय, कोविड के समय। अब मुनीता जी, क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी है, तो ये जानना आज के टाइम पे बड़ा जरूरी है कि जो आज का जो जर्नलिज्म हो गया है, जिसको हम फोर्थ पिलर भी बोलते थे, मैं अब तो नहीं कहूंगा कि अब वो बचा है फोर्थ पिलर, बहुत कम परसेंटेज में अब वो फोर्थ पिलर बचा है। तो आपको क्या लगता है जो ऑथेंटिक मीडिया अभी बचा है आज के समय में, वो कितना बचा है, और आपको क्या उम्मीद है अभी आने वाले समय में मीडिया से? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा प्रशांत जी आपने। और पहली बात तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती थी जब मैंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया था कि, और जब मैंने पढ़ा, मेरा फर्स्ट चैप्टर था जिसमें बड़े शब्दों में लिखा हुआ था कि मीडिया जो है वो चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। तो मुझे बड़ा अच्छा फील होता था कि मैं अगर आज जा रही हूँ आगे तो मैं एक चौथा स्तंभ बन रही हूँ, या मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ उसकी तरफ। बट मैं आज बहुत ऑनेस्ट होके ये बात बोलूंगी, मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में हो या कहीं भी हो, मैंने बहुत ओपनली अपना थॉट प्रोसेस आगे रखा है, चाहे मुझे हेटेड मिली हो चाहे मुझे प्यार मिला हो, कि मीडिया वो नहीं रहा जो मीडिया को रहना था। मीडिया वो काम नहीं कर रहा जो मीडिया को करना था। किसी भी देश का मीडिया सच्चाई बाहर निकालने के लिए होता है, क्वेश्चन करने के लिए होता है सरकार को कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इकोनॉमी नीचे गिर रही है तो क्यों नीचे गिर रही है,
जीडीपी नीचे आ रहा है तो क्यों नीचे आ रहा है? -23% जीडीपी के बारे में मैंने किसी भी न्यूज चैनल को एक प्राइम टीवी शो चलाते हुए नहीं देखा। नहीं, एनडीटीवी ने चलाया था मैम, मैं आपको बता देता हूँ। और वो एनडीटीवी ने चलाया था तो एनडीटीवी के साथ कैसा बिहेवियर होता है ये भी हम सब जानते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बनी बात बोल रहे हैं आप। बट आज के टाइम पे टॉप कौन कर रहा है टीआरपी के टर्म्स पे? रिपब्लिक टीवी कर रहा है या ये सब कर रहे हैं जो कि कोर इश्यूज पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा जर्नलिज्म अब स्तंभ नहीं रहा। अगर हमारा जर्नलिज्म बॉलीवुड से घूम के ड्रग्स, बॉलीवुड, एसएसआर केस और लाइक हम ऐसे टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और हम ऐसे टॉपिक्स पे उलझे हुए हैं 2 महीने से ज्यादा तक, तो हम कैसा जर्नलिज्म कर रहे हैं? या हम कैसे जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं? हम मसाला जर्नलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम सही जर्नलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। इसको आप भी जानते हैं, इसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं। यानी वी हैव मेड फर्स्ट आउट ऑफ इट। कोई बात नहीं कर रहा कि 40% अनएम्प्लॉयमेंट है अगर इंडिया में, तो जो 40% अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्यों है सर? क्यों है, किस लिए है, कैसे एग्जिस्ट कर रहा है ये 40% अनएम्प्लॉयमेंट? या अगर जीडीपी क्योंकि नीचे गिरती जा रही है तो आप क्या सरकार कारण है को, उसके? आप सरकार के बचाव के लिए रहते हैं, क्योंकि आप पीआर में है, तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ कि जब आपकी सरकार से छत्तीसगढ़ में सवाल जब जर्नलिस्ट करते हैं तो क्या उनको भी जान का खतरा रहता है जैसे कि बाकी प्रदेशों में रहता है? जैसा कि सुनने में आया है कि बिल्कुल भी नहीं, किसी ने सवाल करा है तो उसको जान का खतरा रहेगा। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ पे अभी अभी जर्नलिस्ट जो सिक्योरिटी एक्ट है वो पास हुआ है। ये लाइक 2019 में भी आया था और अभी फिर से जर्नलिस्ट सिक्योरिटी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसके तहत लाइक 50,000 दिया जाता था पहले कि अगर किसी जर्नलिस्ट को नीड हो, अब वो अमाउंट बढ़ा के 2 लाख कर दिया गया है। लाइक हमारे यहाँ जर्नलिस्ट सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर जर्नलिस्ट सच्चे होके भी लिख रहे हैं कोई चीज, वी नेवर डिबेट ऑन दैट। कभी कभी ऐसा हुआ है कि कोई आर्टिकल मुझे लगा है कि ये थोड़ा सा या ये काफी नेगेटिव चला गया, ये तो ऐसा नहीं था, और मैंने अपने बॉसेस को भेजा, उन्होंने बोला इट्स ऑल राइट, इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट। एंड लाइक लिटरली मैं खुद बहुत ऑनेस्ट होके ये चीज बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बट हाँ, जहां हमें लगा कि या ये तो लाइक ये लोग कुछ जगह दिक्कत कैसी हो जाती है कि क्योंकि हमने दूसरी न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्टाइजमेंट दे दिया और उनके न्यूज़पेपर वालों को एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया, इसलिए वो कंटिन्यूअसली हमको बैश करने लगते हैं। वो चीज हमारे लिए थोड़ी सी ट्रिगरिंग हो जाती है। पीआर के डिपार्टमेंट में वो चीज थोड़ी सी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, और उस प्रॉब्लम को संभालने के लिए फिर हमको एडिटर को लिखना पड़ता है। लाइक वो भी पूरे लीगल टर्म से, पूरी एक एक हम्बल भाषा में, ऐसे नहीं कि लाइक writing in a very proper way that this was not expected of your esteemed news organization, and we kindly want you to look forward to it and check the details of this। और हम उनको प्रूफ प्रोवाइड करते हैं कि ये रियल न्यूज है, ये रियल स्टेटमेंट्स हैं। अगर आपका कोई रिपोर्टर ऐसे पब्लिश कर रहा है तो क्या वो एडवर्टाइजिंग उससे इफेक्टेड है या क्या बात है? क्योंकि रियल रीजन कहीं कुछ और होता है। एक आप अपनी एक न्यूज़पेपर होता है, भड़ास निकाले जा रहा है, भड़ास निकाले जा रहा है, सो यू हैव टू गेट इट राइट। ठीक है। पर मुझे दुख इस बात का, एक चीज जाननी बड़ी जरूरी है कि आप पहले पीआर हैं या पहले जर्नलिस्ट हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, एक कॉइन के 2 साइड होते हैं। नहीं, जैसा कि तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि पीआर और जर्नलिस्ट टेबल के आमने सामने बैठते हैं, तो आप कौन सी साइड पहले बैठते हैं, देखिए, पीआर साइड या जर्नलिस्ट साइड? मैं बहुत ऑनेस्ट होके बोलूंगी। मैं सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ। उसके बाद मेरा एक साइड एज अ पब्लिक रिलेशंस एग्जीक्यूटिव काम कर रहा है, मेरा दूसरा साइड एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहा है, मेरा तीसरा साइड सोशल वर्क में एंगेज है, मेरा चौथा साइड इंटरनेट का कंटेंट क्रिएशन में एंगेज्ड है। So first of all, I am a citizen of India who is engaged into these diverse fields. I won't refer to myself as a PR first or as a journalist first. अगर मेरा फुल टाइम जॉब यहाँ पे PR कंटेंट राइटर का नहीं रहता, तब मैं बोलती कि मैं जर्नलिस्ट हूँ पहले।
मैं दिल से हमेशा एक जर्नलिस्ट रहूंगी. From my heart, I will always stay a journalist. But PR content creation is something which I am doing, and I am doing even that with love, soul, commitment, and a factor of credibility. We are not doing that kind of, कि IT सेल टाइप का काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है मुनीता जी, एक बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि मैं आपके इंट्रोडक्शन में नहीं बता पाया था, तो अब बताना बहुत जरूरी है. आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं. मुनीता जी के 18,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, जो कि लोग तड़पते रहते हैं फॉलोअर्स के लिए, तो इनके 18,000 से ज्यादा हैं. तो एक चीज मैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर बात नहीं करूंगा कि उसके लिए मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ, पर उसी से जुड़ी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये है कि सोशल मीडिया ट्रोलिंग, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं. सोशल मीडिया ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि अभी देखा जो SSR वाला केस हुआ, उसमें आलिया भट्ट ने अपने कमेंट सेक्शन हटा दिया, करण जौहर ने अपना कमेंट सेक्शन हटा दिया. तो ये एक्चुअली होता क्या है सोशल मीडिया ट्रोलिंग, और ये समाज के लिए कितना बुरा है? देखिए, सबसे पहली बात तो आपका क्वेश्चन बहुत एप्ट है, और दूसरी बात मैंने ये नोटिस किया कि मुझे आज 2.5 साल हो गया सोशल मीडिया में, और जब मैं नई थी तब मुझे बड़ा बुरा लगता था देख के कि अरे इसने ऐसा कमेंट कर दिया, इसने ऐसा कमेंट कर दिया. समय के साथ आप रंजते हैं, आपको मंजते हैं, आपको और थोड़ा समझ आता है कि ओके ये ऐसा है. बेसिकली सोशल मीडिया ट्रोलिंग मैंने नोटिस किया है, आप ऐसे लोगों के हाथ में फोन दे दीजिए जिनके पास कुछ काम नहीं है करने को, जो कि सिंपली बैठे हुए हैं, और उनको ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी पावर उनके हाथ में है. जस्ट टाइप करके वो कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज दे हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. बट वो ये रियलाइज नहीं करते कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किसी और के फ्रीडम के लिए हिंड्रेंस बन रहा है, या उनको तकलीफ पहुंचा रहा है, या उनको काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचा रहा है. ये बात को वो रियलाइज नहीं करते. वो जस्ट अपने आप को मास्टर समझते हैं, जस्ट बिकॉज उनको एक कीपैड वाला फोन दे दिया है. दे आर फ्री कि मैं उसके अगेंस्ट लिख दूं, मैं उसके अगेंस्ट लिख दूं, मैं उसके अगेंस्ट लिख दूं. एंड दिस इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम. दिस इज एक्चुअली अ मेंटल इलनेस. सोशल मीडिया ट्रोलिंग जो लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे कर रहे हैं, दे नीड टू बी ट्रीटेड, बिकॉज अगर आपके अंदर इतने सारे नेगेटिव इमोशंस हैं और आपको हर बात पे हेट्रेड आ रहा है और आप हर चीज पे कमेंट करने के लिए इतने क्विक हैं, सो यू नीड टू चेक इट आउट. बिकॉज स्पेशली मैं ये चीज इंडिया में नोटिस करती हूँ कि इंडिया में लोग बड़े इमोशनल हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हैं. रिलीजियस बातों पे इमोशनल हो जाते हैं, बॉलीवुड की बातों पे इमोशनल हो जाते हैं. लाइक अपने से कोई लेना देना नहीं है, लाइक दूसरे की बात पे वो इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं. घर में आग लग रही होगी, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है वहां पे तूफान क्यों आ रहा है, उनका फोकस उधर है. वो बैठ के उधर पे कमेंट करते रहेंगे, अच्छा घर में आग लग रही है, ओके फाइन, उसको ट्वीट कर दिया, और फिर वहां के तूफान को देख रहे हैं, फिर वहां के उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है उस तूफान के बारे में, तुम अपने घर की आग तो जलाओ. तो इंडिया के लोग जो हैं वो टॉलरेंस लैक करते हैं. ये मैंने आज तक के अपने जितने भी करियर्स और जितनी भी फील्ड्स में काम किया है उससे मैंने ये चीज नोटिस करी है. बहुत कम लोगों में टॉलरेंस है. टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर रिलीजन, टॉलरेंस टुवर्ड्स हर किसी का थॉट प्रोसेस सुनना, उनमें टॉलरेंस नहीं है. अगर आपका थॉट प्रोसेस मेरे से डिफरेंट है तो मैं सोशल मीडिया पे आके आपके साथ लड़ाई करूंगी. मैं नीचे कुछ ऐसा लिख दूंगी जिससे आपको बहुत दुख होगा, फिर उसके नीचे और 10 लोग लिखेंगे, 5 आपका साइड लेंगे, 5 मेरा साइड लेंगे, वो एक दूसरा डिफरेंट मैटर बन जाएगा. ट्विटर पे उसके लिए भी एक हैशटैग स्टार्ट हो जाएगा. आई सपोर्ट अर्नब, आई डोंट सपोर्ट अर्नब, 2 डिफरेंट हैशटैग चलेंगे, जिसका कोई लेना देना नहीं है मेरे देश की इकोनॉमी से, मेरे देश की जीडीपी से, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज. क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे हो रही है. सोशल मीडिया मुझे ज्ञान देता है, उसकी उसकी वजह से मैं आगे एग्जाम्स वगैरह क्लियर करूंगी. आई सपोर्ट अर्नब या आई डोंट सपोर्ट अर्नब तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना. लाइक उसके बिना आई कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. और जो लोग सोशल मीडिया ट्रोलिंग कर रहे हैं, दे नीड टू बी ट्रीटेड, क्योंकि उनमें टॉलरेंस की बहुत ज्यादा कमी है. मुझे लगता है जब वो घर में किसी तरीके की बदतमीजी करते हैं तो शायद उनके पेरेंट्स या उनके एल्डर्स उनको डांटते नहीं है,
क्योंकि अगर वो डांटते तो उनमें ये टॉलरेंस आती। जब आप कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उससे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मेरा कहा हुआ ये वर्ड मैं वापस ले सकता हूँ, क्या मेरी कही हुई ये चीज मैं वापस ले सकता हूँ, ये उस इंसान को कितना हर्ट करेगा। अगर आप अमिताभ बच्चन के अकाउंट में उनकी बहू के लिए बहुत बुरी चीज लिख रहे हैं या उनकी बेटी के लिए बहुत बुरी चीज लिख रहे हैं, सो यू नीड टू थिंक ट्वाइस कि अगर आप एक फादर होते और आपकी बेटी के लिए ये चीज लिखी जाती तो आपको कैसा लगता। जस्ट बिकॉज मोनिका मैं जी, बीजेपी सपोर्ट नहीं। सोशल मीडिया ट्रोलिंग में एक बहुत जरूरी चीज है और बहुत अहम सवाल मैं मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे जरूर, जिसमें जेंडर बेस्ड ट्रोलिंग बहुत ज्यादा होती है। अगर आप महिला है तो आपकी ट्रोलिंग ज्यादा की जाएगी एज कम्पेयर टू मेल। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगी, दोनों ही ट्रोल किए जाते हैं, बट महिलाएं जो हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा ट्रोल करी जाती हैं बिकॉज ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स बहुत मिल जाते हैं लोगों को। बॉडी शेमिंग, मेरा थोड़ा सा अगर वेट बढ़ जाए तो बॉडी शेमिंग का शिकार हो जाऊंगी मैं। लोग लिखने लगेंगे वेट बढ़ गया है, कम कर लो। देयर वुड बी सम इनसेंसिटिव पीपल जिनको ये रियलाइज नहीं होता है कि आई एम अ वुमेन, बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, मेरी बॉडी में स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। करीना कपूर वाज रिसेंटली एब्जेक्टेड टू सो मच ऑफ सोशल मीडिया ट्रोलिंग जस्ट बिकॉज वो सनलाइट में अपनी बिना मेकअप वाली फोटोज डाल रही थी। मेकअप ज्यादा लगाए तो कितना मेकअप पोतती है यार, मेकअप नहीं करे तो ओ माय गॉड शी इज लुकिंग सो टायर्ड एंड अगली। थोड़ी मोटी लग रही है तो ओ माय गॉड शी इज सो फैट, लुक एट हर। पतली लग रही है तो यू आर वेरी स्किनी, डैम इट फील्स लाइक यू लुक लाइक अ स्केलेटन। ओके, और स्पेशली अगर वो लड़की स्ट्रांग हो और अगर वो लड़की मेरी जैसी है जो अपना ओपिनियन स्ट्रांगली वॉइस कर रही है, तो मैं आपको ये तक बताती हूँ कि मैंने कई जगह जब एंटी सीए जब प्रोटेस्ट हो रहे थे और मैंने उसके ऊपर चीजें लिखी कि देश में साइलेंस रहे, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं लिखी। मैंने बस ये लिखा कि देश में साइलेंस रहे और आप एट द एंड हम सब भाई 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 बंधु हैं। वी आर अ सेक्युलर कंट्री एंड वी नीड टू मेंटेन द रिस्पेक्ट ऑफ दैट। सो देयर वर पीपल जिन्होंने आके मुझे डीएम में रेप थ्रेट्स दी हैं एंड इट वाज सो सैड फॉर मी टू सी कि आप कैसी वैल्यूज या आप कैसी आइडियोलॉजी अपनी पार्टी की ही पुटअप कर रहे हो मेरे सामने। या सॉरी, मुझे नहीं पता वो उस पार्टी के हैं या नहीं, या जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हो क्या उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। क्या आप ये बात अपने माँ या बहन को कह पाते? व्हाई डोंट यू राइट दिस ऑन अ चिट एंड गिव दिस टू योर डॉटर? आपका क्या रिएक्शन रहता है उस चीज पे? तो आप एक औरत को कैसे लिख रहे हैं? सो मेनी वुमेन आर सब्जेक्टेड टू, हर दिन वो एक स्क्रीनशॉट डालेंगी कि किसी ने उनको ये लिख दिया। इतने गंदे सेक्सुअल कमेंट्स, इतने गंदे सेक्सुअल डीएम्स कभी कभी छोड़ के जाएंगे। मैं इस पर्टिकुलर मैटर में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरी ऑडियंस बहुत रिस्पेक्टेड है और मुझे बहुत रिस्पेक्ट करती है, अच्छा एंगेजमेंट मिलता है मुझे। मुझे बहुत ज्यादा कम लेवल पे चीप कमेंट्स या वो होते हैं, बिकॉज मैं खुद ही फॉलोअर्स रिमूव कर देती हूँ या हटा देती हूँ, ब्लॉक मार देती हूँ ऐसे लोगों को। आई एंकरेज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। किसी ने मुझे बोला अगर कि अरे वो दीवार पे काला काला लग रहा है, दैट्स नॉट द काइंड ऑफ फोटो यू शुड अपलोड एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, think of some perfection. So I will get it. I immediately replied back to them saying, I'm really sorry, sir. I will keep this in mind. And from next time, I won't disappoint you. अगर कोई मुझे कह रहा है कि you made this punctuation mistake, you should correct this, you do this often, तो मैं उसको बुरी तरीके से नहीं ले रही हूँ। पर अगर कोई मुझे सेक्सुअल कमेंट आके लिख रहा है नीचे, तो वो तो सीधा ब्लॉक हो रहा है। मैं एक बार लाइव में थी और एक किसी ने बहुत गंदा सा कुछ लिखा, लाइक बहुत गाली टाइप की लिखी, एंड आई रिमेम्बर मेरे जितने फॉलोअर्स उस समय लाइव में थे मेरे साथ, आई थिंक सो 123 या कितने थे, उनमें से 49 कुछ ने उसका अकाउंट ब्लॉक रिपोर्ट कर दिया और वो आज तक वो अकाउंट बंद है और सस्पेंडेड है। मैं तो कभी बताती नहीं हूँ कि ये अकाउंट ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, ये नहीं तो बहुत सारी लड़कियां लिटरली स्क्रीनशॉट डाल डाल के बताती हैं कि ये अकाउंट उनको डिस्टर्ब कर रहा है या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। And people need to get educated, people need to get more patience, and people need to be more tolerant. मैंने बोला ना, बेसिकली इंडिया लैक्स टॉलरेंस, और इंडिया के यूथ, इंडिया में हर किसी को टॉलरेंस आना चाहिए। मुझ में भी टॉलरेंस नहीं था। जब मैं जर्नलिज्म से नई नई निकली थी, आई वाज लाइक ये भी कर दो वो भी कर दो, एंड लाइक
आई कैन विन दिस होल वर्ल्ड, वो एक वाइब रहती है जब आप नए नए ग्रेजुएशन से निकलते हैं। बट विद द पेस ऑफ टाइम आई रियलाइज कि टॉलरेंस बहुत बड़ी वर्च्यू है। मुझे सबसे पहले टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। शायद भले ही मैं जिस पार्टी के अपोज में हूँ, अगर वो कोई सही बात कह रहे हैं तो वो सही बात कह रहे हैं, मुझे वो बात सुननी है। अगर मेरे माता पिता कोई सही बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं, उसमें अगेंस्ट जाने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो किसी चीज के लिए विलिंग नहीं है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा। तो टॉलरेंस हमें समझना पड़ेगा। और सोशल मीडिया ट्रोलिंग को अगर रोकना है तो सबसे पहले इन लोगों को, जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स हैं, जिनको कंटिन्यूस ऐसी हैबिट लगी हुई है, इनसे मोबाइल तो वापस लिए नहीं जा सकते, बट अगर उनको वो ये चीज डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि उनके साथ ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है, तो आई थिंक सो दे शुड ट्राई राइटिंग दैट थिंग आउट इन अ पेपर, विद अ पेपर एंड पेन, एंड ट्राई गिविंग वो पेपर मोड़ के फोल्ड करके दे शुड गिव इट to the person they love the most in this world. If they're able to do this, then they should continue with social media trolling. ठीक है मुनीता जी, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। आपने बता दिया कि आप जर्नलिस्ट और पीआर होने से पहले इस देश के नागरिक हैं। आपने सोशल मीडिया ट्रोलिंग के ऊपर भी हमारे से बात करी। आपने बताया कि टॉलरेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपने बताया कि पत्रकारिता में पत्रकारिता कैसी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीता जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था ये। एंड मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको और आपके चैनल को। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए।